नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके मुद्दे लेकर हाजिर हो गया। एमएसपी पर किसानों का 2 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो गया। अब से कुछ देर पहले किसान नेताओं ने मीडिया से बात भी कर ली है। साफ कह दिया है, जब तक मांगे मानी नहीं जाती तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली मार्च की कॉल जारी रहेगी। सरकार या तो हमारी मांगे माने या फिर दिल्ली जाने का रास्ता दे दे। किसान अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर समाधान चाहते हैं। किसानों को मोदी ने क्या गारंटी दी? क्या अनाज से आगे सुलह का फॉर्मूला छिपा है? कॉलिंग कार्ड में पटियाल का परीक्षण देखेंगे आज आप। पटियाल आज आपको बर्गर का एक टेस्ट करके दिखाएगा। आप जो बर्गर खाते हैं उसमें चीज के नाम पर क्या परोसा जा रहा है आपको? आपके बच्चे भी खाते होंगे। क्या आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है? मुंबई में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को नोटिस आ गया है। एक का तो लाइसेंस भी रद्द हो गया। महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी आउटलेट्स हैं उनकी जांच होगी। कंपनी ने बर्गर में इस्तेमाल होने वाले चीज पर क्या सफाई दी? सिग्नेचर स्टोरी में सेहत से खिलवाड़ करने वाले बर्गर की ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट तो पेपर लीक मामले की यूपी पुलिस भी तैयार कर रही है। कल तक यूपी भर्ती बोर्ड पेपर लीक के सबूत मांग रहा था। आज कथित तौर पर सबूत मिल भी गए। लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पुलिस का, कांस्टेबल का भर्ती का पेपर हो या आरओ या एआरओ का, क्या ये भर्तियां पूरी हो पाएंगी या फिर हजारों सरकारी नौकरियां जांच पड़ताल में ही फंसकर रह जाएंगी? आज एक्सक्लूसिव में पेपर लीक का पूरा परीक्षण। समस्या है तो समाधान भी है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल की कोशिश यही रहती है कि फोकस सिर्फ समस्याओं पर ना हो, उसे खत्म करने के तरीके भी बताएं। कुछ ऐसी बातें हों जो जमीन पर उतारी जा सके। ऐसा सॉल्यूशन हो जो सबको पसंद आए, सबका मान रह जाए। इसीलिए आज सबसे पहले पंजाब के किसानों के लिए मोदी सरकार के छिपे हुए संदेश की बात करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पता है ना सबको। सरकार की तरफ से बार बार मंत्री भेजे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में बातचीत होती है लेकिन नतीजा नहीं निकलता। 2 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो गया। किसान चाहते हैं एमएसपी वाली मांग पर पीएम खुद बात करें। इसका सॉल्यूशन दिल्ली से निकले। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात में थे, आज वाराणसी में थे। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई का तो लोकार्पण भी किया। लेकिन यहां मेरे कुछ बड़े सवाल हैं। क्या 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने किसानों को कोई सिग्नल दिया है? क्या नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर, खेती किसानी पर अपनी सरकार का रुख बता दिया किसानों को? क्या सरकार कृषि सेक्टर में नई दिशा में काम कर रही है? क्या भारत के किसानों को कृषि का तरीका अब बदलना चाहिए? क्या भारत को कृषि से आगे जाकर कुछ सोचने की जरूरत है? इसकी नौबत आ गई है। किसान हरित क्रांति पर क्यों अटके हुए हैं? क्या जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाकर विकास को नई रफ्तार दी जा सकती है? क्या भारत पूरी दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है या नहीं? इनका जवाब आपको बताएंगे। कृषि पर देश की लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, इस पर एक्सपर्ट्स की बात भी सुनाएंगे। लेकिन पहले किसानों की मांग सुन लेते हैं, जिन्हें लेकर पीएम मोदी ने इशारों इशारों में एक रास्ता बता दिया है। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहाँ आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस फिर भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। किसान और पशुपालक हमेशा से भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे।
देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। दो दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। गन्ना के भुगतान के लिए पहले वाला सरकार इतना मिन्नत करवाते रहे, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार है। किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिन सेक्टर्स के बारे में देश को बता रहे थे, या यूं कहें कि आंदोलन वाले किसानों को समझा रहे थे, आखिर उनमें स्कोप कितना है? क्या अनाज के बदले कृषि में ये दूसरे विकल्प किसानों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं? इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? इन पर बात होगी। पहले देश की खेती को संवारने और सजाने वाले किसान का धन्यवाद कर लेते हैं। आजादी के वक्त देश में जनसंख्या के हिसाब से अनाज पैदा नहीं होता था। उस वक्त देश की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर थी। दूसरे देश अपनी सुविधा के हिसाब से हमें अनाज भेजते थे और वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। तब भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की नींव पड़ी। उन्नत बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग शुरू हुआ। रासायनिक खाद के प्रयोग पर जोर दिया गया। पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के किसानों ने नई तकनीक के जरिए अनाज की ऐसी पैदावार की जिससे देश में अनाज सरप्लस हो गया। अब भी हमारे पास 3-4 साल का बफर स्टॉक हमारे भंडारण में मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है, या फिर हरित क्रांति के करीब 60 साल बाद अब देश को कृषि के दूसरे विकल्पों पर जोर देना चाहिए? लेकिन ये कितना आसान है, ये देखना होगा। भारतवर्ष में लगभग हम लोग 936 मिलियन टन का भोजन उत्पादन कृषि के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें लगभग 330 मिलियन टन तो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है। उसके साथ साथ ही लगभग 350 मिलियन टन सब्जी और फलों का उत्पादन हो रहा है। लगभग 25 मिलियन टन जो है हमारा दूध का उत्पादन है। इसी प्रकार मछली का उत्पादन है, मांस का उत्पादन है। तो हम लोगों को खेती में या किसान को अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, समन्वित रूप से भोजन उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा। जिन बातों का जिक्र ये एक्सपर्ट कर रहे हैं, वैसे वो कोई नई नहीं है। यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की या फिर किसी और पार्टी की, कृषि सेक्टर में आधुनिकता पर जोर देने की बात सरकार की तरफ से की गई। लेकिन बातों से काम नहीं चलता, योजनाओं को जमीन पर उतारना होता है। किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और इसके लिए सबसे पहले देश के कृषि ढांचे को हमें समझना होगा। ये जानना चाहिए कि किसान क्यों फिलहाल अनाज पर ही अटके हुए हैं। हमारे देश में कृषि को मोटे तौर पर फसल, पशुपालन, मछली पालन और वन संपदा में बांट दिया गया है। कृषि सेक्टर की 55% आमदनी फसलों की पैदावार से होती है, पशुपालन से 30%, मछली पालन से 7% और वन संपदा से 8% होती है। इसे ठीक से समझ लीजिए। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि किसान अब फसलों के अलावा दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़े। लेकिन ये कैसे होगा? ये संभव कैसे होगा? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बाकी कलर्स को पहचानेंगे? हम कलर्स के जरिए बताते हैं। रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया। इससे अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर बना। 70 के दशक में देश में दूध की नदियां बहने लगी। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम चला। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन का या फिर ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। अब आगे क्या? सरकार का जोर बागवानी, फिशरी, पोल्ट्री, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और फॉरेस्ट्री जैसे सेक्टर्स को प्रमोट करने पर है। येलो रेवोल्यूशन मतलब तिलहन के मामले में देश
आत्मनिर्भर बने, यानी ऑयल सीड्स की पैदावार ज्यादा हो, हमें विदेश से पाम ऑयल ना मंगाना पड़े। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया। इसका फोकस किसानों के बीच तिलहन उगाने को प्रमोट करना है, ताकि हमें बाहर से इस तरह का सामान ना मंगाना पड़े। ब्लू रेवोल्यूशन, हमारे पास हजारों किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, विशाल समुद्र है, मछली पालन को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, और ये हो भी रहा है क्योंकि सरकार ने फिशरी के लिए अलग से योजना चलाई है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इसको भी प्लान किया गया है कि एक्वा पार्क होंगे तो फिशरी को प्रमोट करेंगे। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। सरकार ने इसे प्रमोट करने के लिए अलग से पशुपालन मंत्री बनाया। अभी गिरिराज सिंह को आपने 2-3 दिन पहले ही एक मीट शॉप का इनॉग्रेशन करते यानी उद्घाटन करते हुए भी देखा होगा। इसी को अगर दूसरे हिस्से में बांट दें तो पोल्ट्री कारोबार को बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन हो रहा है, फल सब्जी के लिए गोल्डन और रेड रेवोल्यूशन है, और आलू की पैदावार को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने तो श्री अन्न योजना भी चलाई थी, यानी गेहूं, धान, इससे अलग मोटे अनाज, और एक बार फिर देश को प्रमुखता से इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। ये कहीं भी उगाया जा सकता है। गेहूं चावल के मुकाबले इसमें लागत भी कम होती है, क्योंकि पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम लगता है, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ज्यादा होती है, और सेहत के लिए फायदे का सौदा भी होता है। लेकिन क्या देश दोबारा मिलेट्स पर लौटेगा? किसानों को तो ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और एक्सपर्ट्स की नजर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का वक्त आ गया है, और ये डाइवर्सिफिकेशन अब जरूरत बन गई है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। पीएम की बात सुनकर लगता है सरकार अनाज से आगे देख रही है, लेकिन किसान आगे बढ़ने में संकोच कर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है? पटियाल ये भी आपको बताना चाहता है, मगर पहले उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था। क्या हमारा देश कृषि के भरोसे दुनिया को सस्ता कोई और रास्ता दिखा सकता है? क्या दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है भारत? अब इस पर पटियाल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, जो तैयार किया है। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 18%, जबकि 47% लोगों को इससे रोजगार मिलता है। रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर अगर हम कहें कृषि है तो यह गलत नहीं होगा। अमेरिका में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वहां की जीडीपी का सिर्फ 5.5% है, और रोजगार कितनों को मिलता है? करीब 10.5% लोगों को। 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 3.17%, लेकिन इसमें सिर्फ 2% लोग ही वहां जुड़े हुए हैं। जीडीपी का 63% सर्विस सेक्टर से आता है ऑस्ट्रेलिया में। चीन की बात कर लेते हैं। चीन में रोजगार के लिए 18% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। वहां की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 7% है। इसी तरह ब्राजील में 9%, अर्जेंटीना में 7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो साल 2022-23 में भारत ने $53 अरब यानी 4,40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। इसी दौरान इसी समय में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भारत में इंपोर्ट भी हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश के पास कृषि के मामले में दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों के मुकाबले ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और रोजगार देने के अवसर भी बहुत ज्यादा हैं। अनाज क्रांति हुई तो आपदा को अवसर बनाया गया। पशुपालन जैसे कृषि के दूसरे सब सेक्टर्स में क्या यह संभव है? पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा तो हर किसान पशुपालक परिवार को
ज्यादा कमाई होना तय है। ये प्लांट किसानों, पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा, प्रशिक्षित करेगा। एक अनुमान है कि इस संकुल से पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप दूध का पैसा सीधे बहनों के अकाउंट में डिजिटल तरीके से भेजिए। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। सरकार को किसानों की चिंता है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर छोटा किसान आगे बढ़ेगा तभी सही मायने में देश विकसित होगा। अब पटियाल को इसी बात का परीक्षण करना है कि किसान के सामने चुनौतियां क्या है, बाजार में उसके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या एमएसपी मिल जाने से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं। आजादी के दौरान खेती और किसानी में 70% आबादी यानी करीब 10 करोड़ लोग इस काम में लगे हुए थे। तब जीडीपी में कृषि का योगदान 54% था। अब कृषि का योगदान 18% के आसपास है। मगर कृषि के आबादी कितनी लगी हुई है? 2011 का डेटा क्या कहता है? कहता है आज भी 55% आबादी खेती कर रही है, यानी 26 करोड़ से ज्यादा लोग। मतलब जिस रेशियो से जीडीपी में कृषि का योगदान कम हुआ, उसकी तुलना में खेती में लोग कम नहीं हुए। एक और चिंता की बात यह है कि अब किसान कम हैं और खेतीहर मजदूर ज्यादा हो गए हैं। 1951 में 72% अन्नदाता थे और 28% खेतीहर मजदूर थे। अब किसान रह गए हैं 45% और खेतीहर मजदूर कितने हो गए हैं? 55%। इसका मतलब यह है कि खेतीबाड़ी अब कई लोगों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, इसमें दिहाड़ीदार मजदूर ज्यादा है। और सुनिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक देश में 70% किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 88% से ज्यादा 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है वो हैं। और इन्हें दूसरे सेक्टर्स में प्रमोट कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। तथ्य ये भी है कि आधे से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान कर्जे में दबे हुए हैं। 2019 के हिसाब से देश में 5 सदस्यों वाले किसान परिवार की औसत इनकम 10,218 के आसपास थी प्रति महीना। आंध्र तेलंगाना में 90% किसानों पर कर्ज था। पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देंगे, लेकिन लागत और आय का गणित अभी किसानों के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। फिलहाल ये रेटिंग स्थिर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट का डाटा क्या कहता है? वो कहता है भारत में किसानों को दूसरे किसानों के मुकाबले आर्थिक सुरक्षा का सपोर्ट कम मिलता है। अगर 2 लाइनों में समझाऊं तो खेती करने वाला किसान परेशान है। जमीन कम, आमदनी कम, कर्ज बहुत ज्यादा, इनोवेटिव आइडियाज तो दूर की बात, सामान खरीदने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह स्थिति है किसान की। सिक्योरिटी के नाम पर योजनाएं हैं, लेकिन दायरा और बढ़ना चाहिए उनका। सरकार कृषि पर फोकस करने का दावा करती जरूर है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 80% निवेश प्राइवेट सोर्स के जरिए हो रहा है। यानी खुद किसान अपना पैसा लगाते हैं, रिस्क वो ज्यादा लेते हैं। जिस तरह दूसरे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स आगे आ जाते हैं, हमेशा इन्वेस्ट कर देते हैं, उस हिसाब से कृषि में कॉर्पोरेट सेक्टर्स का रवैया उदासीन रहा है। यह आधा % से भी कम है। क्या जिक्र करें इसका। इसीलिए पटियाल का कहना है समाधान ऐसा होना चाहिए जो किसानों को पसंद आए और देश के हित में भी हो। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट में अगला परीक्षण आपके स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अब आप आंखें खोलकर इसे ठीक से देखिएगा। देश के सभी बड़े शहरों में बर्गर खाने के बड़े शौकीन हैं, या बड़े शहरों में बर्गर बड़े शौक से खाया जाता है।
आपके बच्चे भी वीकेंड पर या किसी भी छोटे बड़े मौके पर बर्गर खाने का कोई मौका नहीं छोड़ते होंगे। ये भी जरूर बोलते होंगे कि बर्गर फलां विदेशी कंपनी का ही खाना है। आप कई बार ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे तो कई बार सीधे टेक अवे पर जाकर या आउटलेट पर जाकर खुद ही खरीद लाते हैं। वहाँ भीड़ भी अच्छी खासी रहती है, लंबी लाइनें लगी होती हैं, कई बार तो वेट करना पड़ता है आपको ऑर्डर के लिए, क्योंकि विदेशी ब्रांड का जायका सबको जबरदस्त लगता है। बर्गर प्योर मिलेगा, आप श्योर होते हैं। क्या गारंटी है? आप अमेरिका वाले बर्गर में हुए घोटाले का अब मैं आपको एक ऐसा दावा दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप इस कंपनी का बर्गर खाने से पहले लाख बार सोचेंगे। पटियाल ने बर्गर स्कैम का पूरा परीक्षण किया। ये रहे उसके हाइलाइट्स, आप भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गए। गौर कीजिए हुआ क्या, कैसे हुआ और क्यों मैं आपको बार बार इस चीज के लिए आगाह कर रहा हूं। महाराष्ट्र में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट्स में बड़ा गड़बड़झाला पकड़ने का दावा किया है। जांच में पता चला है कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में असली चीज की बजाय नकली चीज का इस्तेमाल हुआ। दावा यह भी किया गया है कि चीज की जगह चीज एनालॉग्स का इस्तेमाल 1-2 नहीं 8 प्रोडक्ट्स में हुआ है और कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और मेन्यू में ग्राहकों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, जो ग्राहकों से सीधा सीधा खिलवाड़ है। महाराष्ट्र FDA ने अक्टूबर 2023 में कंपनी के आउटलेट्स के खिलाफ एक्शन लिया। अहमदनगर में मैकडॉनल्ड्स की केडगांव ब्रांच में गड़बड़ी पकड़ी गई थी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स के हर आउटलेट की जांच होगी। यह किसने दावा किया है? FDA ने। FDA ने मैकडॉनल्ड्स के हर आउटलेट की तलाशी लेने का भी फैसला किया है ताकि वहां के प्रोडक्ट्स की जांच की जा सके। यानी मामला बेहद गंभीर है और आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। तो हम भला इसका परीक्षण करने से कैसे चूक जाते? उधर महाराष्ट्र FDA एक्शन मोड में है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मैकडी के खिलाफ अलग से मोर्चा खोल दिया है। ट्रेडर्स ने क्या मांग की है? उन्होंने कहा है देश में मैकडी के जितने भी आउटलेट्स हैं उन्हें परमानेंट बंद कर दिया जाना चाहिए। वैसे विरोध की कई और भी वजह है, सुनिए, क्योंकि सवाल आपकी और मेरी सबकी सेहत का है। अहमदनगर का आउटलेट है, उस आउटलेट में हमारी एक इंस्पेक्शन हुई थी और इस इंस्पेक्शन में ये ध्यान में आया कि मैकडॉनल्ड के जो भी पदार्थ हैं वो पदार्थ जिस तरीके से फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है उस तरीके से कंज्यूमर्स को बताया नहीं जाता था। स्पेशली जैसे कि चीज़ नगेट्स होते हैं, तो चीज़ नगेट्स में आप अगर चीज़ यूज़ करते हो तो आप बोल सकते कि ये चीज़ नगेट है, पर चीज़ एनालॉग है या कोई प्रोप्राइटरी फूड है वो अगर यूज़ करते हो तो आपको वो अलाउ नहीं होता है। उसके बाद में अब मैकडॉनल्ड ने उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे ऑर्डर में जिस तरीके से बताया था उस तरीके से चेंज कर दिया गया है। जो कैलोरी वैल्यू है या तो उसके जो भी कंटेंट है उसमें से कितना न्यूट्रिशन मिलता है ये सब दिया जाता है या नहीं, उसमें कोई मिसलीडिंग तो नहीं है, यह 100% देखा जाएगा और सारे बड़े जो चेन्स हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शन की जाएगी। अभिमन्यु काले जैसे बता रहे थे कि अगर कंपनी ने चेंज किया है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़झाला था। खैर, FDA के फूड इंस्पेक्टर ने विदेशी कंपनी के आउटलेट पर रेड मारी थी। परीक्षण के दौरान विदेशी कंपनी के किस किस प्रोडक्ट्स में और क्या क्या गड़बड़ी मिली, पटियाल के पास गड़बड़झाले का पूरा मेन्यू है। देखेंगे आप मेन्यू में क्या है, नोट कीजिए। हो सकता है इनमें से कई चीजें आपकी भी फेवरेट रही हो या आज भी फेवरेट हो, इसीलिए आपको अलर्ट करना मेरा फर्ज है। पटियाल हमेशा अलर्ट करता है। पहला, चीज नगेट। दूसरा, चीज बर्गर। तीसरा, नॉनवेज बर्गर। चौथा, कॉर्न चीज बर्गर। पांचवा, देखते जाइएगा गौर से इनमें से आपने क्या क्या खाया है, आगे से चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। आप तंदुरुस्त हैं, देश तंदुरुस्त है। पांचवी चीज देखिए, चीज इटालियन वेज बर्गर। छठा, ब्लूबेरी चीज केक। सातवां, चीज टिक्की बर्गर। आठवां, चीज चिकन बर्गर। ये 8 चीजें देख ली ना आपने गौर से। ऐसे 8 आइटम्स में चीज की बजाय चीज एनालॉग्स शामिल थे। अब आप कहेंगे कि ये एनालॉग्स क्या चीज होती है? भैया क्या बता रहे हो आप? पटियाल सब चीजें बताएगा। इसका इस्तेमाल कंपनी ने क्यों किया, ये सब भी आप जानना चाहेंगे। पटियाल के परीक्षण में इसका भी जवाब अब आपको मिल जाएगा कि ये होता क्या है। एनालॉग्स दूध की जगह वनस्पति घी से बनाया गया चीज जैसा पदार्थ होता है। इसे बनाने के लिए वनस्पति प्रोटीन, फैट्स और तेल का इस्तेमाल किया जाता है।
दावा यह है कि पोषण में ये असली चीज के बराबर नहीं होता है। असली चीज की तुलना में ज्यादा तापमान पर कम पिघलता है, इसीलिए आउटलेट पर इसे बर्गर के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर रखना आसान रहता है। कमाल की बात तो यह है कि स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता कि असली है या नकली। दूध वाले चीज की जगह यह सस्ता भी पड़ता है। इसके इस्तेमाल से लागत कम और मुनाफा ज्यादा। लेकिन दावा है कि अनसैचुरेटेड वनस्पति घी की आशंका की वजह से यह सेहत के लिए खतरनाक होता है। समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से जो आप बर्गर खाते हैं उसमें किस तरह की गड़बड़ी आपकी सेहत से खिलवाड़ हो सकता है। मैकडी पर ग्राहकों को धोखा देने का इल्जाम लगा, एफडीए का एक्शन भी हुआ, जवाब मैकडी की तरफ से भी आया, क्योंकि हमारा फर्ज लगता था कि भाई हम बताएं आपको कि मैकडॉनल्ड्स क्या कहता है, कैसे ये गड़बड़ हो गई। एफडीए के दावे पर मैकडॉनल्ड्स की सफाई जो आई है उसमें हाइलाइट्स के तौर पर पहले मैं मुख्य बातें आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में हमारे उत्पाद में चीज को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उच्च श्रेणी की असली चीज का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे सप्लायर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च क्वालिटी की चीज ही देते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे उत्पाद में होता है। हमारे उत्पादों में चीज की नकल या नकल जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। हमने अथॉरिटी को अपनी सफाई भेज दी है, यानी एफडीए को सफाई भेज दी है। हमें उनके जवाब का इंतजार है। एफडीए ने अभी मैकडॉनल्ड्स को कोई जवाब नहीं दिया है। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ये मैकडॉनल्ड्स ने कहा है। हम देश के सभी खाद्य कानूनों के अनुसार ही काम करते हैं, ये भी मैकडॉनल्ड्स ने कहा है। हम ग्राहकों को असली और स्वादिष्ट उत्पाद ही देते हैं। क्वालिटी के प्रति हमारा समर्पण संदेह से परे है, यानी फुल गारंटी है, ये मैकडॉनल्ड्स का कहना है। कंपनी ये भी कहती है कि उसने अशुद्ध काम नहीं किया है, यानी कोई मिलावटी काम नहीं किया है। सब नियम के मुताबिक हुआ है, जो कायदा कानून है उसके अनुसार हुआ है। लेकिन अभी तक एफडीए ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। राय जाहिर अभी एफडीए ने नहीं की है। जब जवाब आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एफडीए ने क्या जवाब दिया। अच्छा, कभी सोचा है आपने देश में मैकडी का कितना बड़ा कारोबार होगा? इसका परीक्षण करना जरूरी था, पटियाल ने भी किया। देश भर में मैकडॉनल्ड्स के 300 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आपके घर पड़ोस अगल बगल मार्केट में भी होंगे, रोज या हफ्ते में कभी कभार जा भी आते होंगे। कंपनी भारत में कितना सालाना कमाती है? 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए की आमदनी करती है। पटियाल का एक सवाल है जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगे। विदेश से जो कंपनियां आती हैं, सामान भेजती हैं और नियम तोड़ती हैं, उन्हें रोकने वाला इस देश में कौन है? कौन है भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकता है? क्या देश में ऐसा गड़बड़ झाला रोकने के लिए फुल स्ट्रेंथ मौजूद है? हमारे फुल प्रूफ अरेंजमेंट है? मैंने इसका भी परीक्षण किया। हैरानी यह है कि देश में जंक फूड की बिक्री पर कोई कड़ा कानून नहीं है। मिलावट की जांच का जिम्मा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है, जो पहले से ही स्टाफ की कमी से परेशान है। कितना स्टाफ है उनके पास, अब ये सुन लीजिए। FSSAI को 4029 फूड सेफ्टी अफसर्स की जरूरत है अगर पूरे देश में सही ढंग से अपना जांच पड़ताल और कामकाज चलाना है। और अभी देश में सिर्फ 2537 फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं उनके पास। देख लिया ना आंकड़ा, यानी कितने कम है? 37% अफसरों की कमी है उनके पास। वैसे हर जिले में एक डीओ यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए। इस हिसाब से 855 डीओ उनके पास होने जरूरी हैं। इसकी पोस्ट भी है, यानी वैकेंसी अवेलेबल है, लेकिन डीओ कितने काम कर रहे हैं इस अभी? 656, यानी तय संख्या से कम। जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है। स्वाद भले ही मजेदार लगे, लेकिन आपको अंदर से ये कमजोर करता है। आप कहेंगे पटियाल सलाह बहुत देता है, वैसे तो देनी चाहिए ना, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा फर्ज आपको जगाना है, सत्य और तथ्य बताना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह जान लीजिए, फिर समझ आ जाएगा आपको कि जंक फूड से दूर रहने की सलाह पटियाल आपको क्यों दे रहा है। जंक फूड का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ रहा है। देश के 3.5% बच्चे मोटे हो गए हैं। इनकी उम्र 5 साल से भी कम है जंक फूड के कारण। देश के 10.4% बच्चों को डायबिटीज है और इनकी उम्र कितनी है? 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में। इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज, आप बताइए। फास्ट फूड सिर्फ इतनी ही बीमारियां नहीं देता,
दिल से लेकर दिमाग तक सब कुछ कमजोर करने में ये जंक फूड बड़ा मददगार है, यही काम करता है। एक और बात, अक्टूबर 2023 में जब मैकडॉनल्ड्स पर एफडीए का एक्शन हुआ था, तब भी मैकडॉनल्ड्स ने एक चिट्ठी लिखी थी। तब कंपनी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन प्रोडक्ट्स के आगे से चीज शब्द का इस्तेमाल हटा दिया है। सवाल है कि नाम तो हटा दिया, लेकिन शुद्धता की गारंटी कौन देगा? और उसकी शुद्धता की कोई गारंटी है? इसलिए आप जब भी बर्गर पिज्जा खाएं, ध्यान से उससे जुड़ी जानकारी वहां सारी जरूर पढ़ लें, ताकि प्योर की जगह कहीं आपको मिलावटी माल ना खिला जाएं और आप शौक से खा जाएं। चलिए अब बात यूपी की करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए छात्र कई साल तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं, बस एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए एग्जाम देते हैं। लेकिन मिलता क्या है? पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है तो क्या होता है? पुलिस के धक्के पड़ते हैं और लाठियां चलने लगती हैं। लाठियां तो बिहार में पुलिस मित्रों यानी ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर भी बरसाई गई हैं। कारण है ये लोग अपना हक मांगने के लिए जमा हो गए थे, विरोध कर रहे थे। आपको याद होगा 17 और 18 फरवरी को यूपी में पुलिस कांस्टेबलों का एग्जाम हुआ था ना, जिसमें 60,000 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए स्टेशन भर गए थे। और अब उस पर क्या बादल मंडरा रहे हैं संकट के। यूपी के सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते लाखों बच्चों के सपनों पर पलीता लगता नजर आने लगा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था। सवाल सिर्फ कांस्टेबल एग्जाम का ही नहीं है, आरओ और एआरओ, ये चाहे दोनों के पेपर हों, इन पर भी सवाल उठ रहा है। प्रयागराज में आरओ एआरओ अभ्यर्थियों ने भी पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत ही मेहनत की थी। मैंने शाम नहीं जानी, सुबह नहीं जाना सर। और जो नकल थी वो नकल 17 सेकंड और 18 सेकंड में हो गई। जो मैंने मेहनत करके 110 प्रश्न बना पाए, उससे क्या होगा मेरा? व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पर एकदम फैल चुका था। हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। वर्दी उनको दे जिन्होंने रात में पढ़ के मेहनत की है, उनको ना दे जिन्होंने 150 रुपए में पेपर खरीद के 150 लगा के आए हैं। और अगर ये लीक ना हुआ हो तो ये बच्चे पागल नहीं है जो रात रात पढ़ के यहाँ घूमने आए हैं। 5 जनवरी को इस पेपर लीक की वजह से काफी युवा हताश हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए। सरकार से यही डिमांड है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो लोक सेवा आयोग महोदय ने कहा कि हम तो नहीं मानते कि पेपर अभी आउट हुआ। तो हमने तुरंत उसे क्रॉस क्वेश्चन किया, सर अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो आप जांच किस लिए बैठाए हैं? पेपर कैंसिल करवाया जाए। पेपर लीक जैसे जो चीजें होती हैं, उससे इस प्रदेश के युवा का भविष्य खत्म हो रहा है। और सरकार ने कब मांगा है प्रथम दृष्टया कि पेपर लीक हुआ है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होने के आरोप लगने के बाद यूपी भर्ती बोर्ड ने जांच बैठा दी है। आज भी दिन भर बोर्ड अधिकारियों ने सबूत जुटाने के लिए मैराथन किया। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड में कल एक ट्वीट आया था। अभ्यर्थियों ने अभियान किया था कि अगर किसी के पास पेपर लीक होने का कोई सबूत है तो वो आज यानी 23 फरवरी को शाम 6 बजे इसे भेज दे। वहां तक का टाइम दिया गया था। सबूत रिसीव करने के लिए ईमेल आईडी भी दिया गया था। मामले में राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस महासचिव इस मामले में पेपर लीक होने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बात सबूत की है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड को सबूत सौंप भी दिए। पेपर के बहुत सारे एविडेंस लोगों ने दिखाए हैं, न्यूज़ पर भी देखने को मिले हैं
और सोशल मीडिया पर तो उसी दिन से वायरल हो ही रहा है। जांच तो अभी हुई नहीं है, अभी जांच होगी। अभी तो हमने केवल अपनी बात रखी है, मैम की बात सुनी है और उन्होंने हमें 102 दिन का समय दिया है, तो 102 दिन वेट करते हैं। हम लोग को आज जो है शाम 6 बजे तक ये दस्तावेज जो थे जमा करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम लोग को समय दिया गया था। तो सर लोगों ने संपर्क किया, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर थे और हम लोग को मतलब बुलाया गया, हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। अब जैसा मैम डिसीजन लेंगे वैसा सर। यूपी भर्ती बोर्ड कांस्टेबल पेपर लीक मामले की जांच में जुटा है। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे ने इस मामले में उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की डीजीपी रेणुका मिश्रा से बात की। सुनिए क्या बताया उनको रेणुका मिश्रा ने। हम लोगों ने एक विज्ञप्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशंस आए हैं मेल से, तो उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तब फिर निर्णय लिया जाएगा। उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कई जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाला हुआ है। मेल आ गए हैं, अब उसका परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण हो जाएगा तो निर्णय। अच्छा, मसला ये है कि यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर कैंसिल होगा या फिर सबूतों को खारिज कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन पेपर लीक मामले में लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर में सुनियोजित तरीके से परीक्षा का पेपर लीक होने का जिक्र भी बखूबी किया गया है। लेकिन एग्जाम पुलिस का हो या फिर टीचर का, यह कोई नया मामला नहीं है। हर जगह सॉल्वर गैंग सेंधमारी में जुट जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है, लेकिन तब पछतावा क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। संकट में एग्जाम ही आ जाता है, जिसे बच्चे दिन रात तैयारी के बाद देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 17 और 18 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के बीच बड़ी बात यह है कि कांस्टेबल के एक पोस्ट पर 80 दावेदार थे। अब देखिए कितना बड़ा संकट है रोजगार का। पेपर तो आरओ एआरओ का भी मझधार में फंस गया है। 334 पदों पर हुए आरओ एआरओ का एग्जाम भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि वहां भी पेपर लीक के संकट और आरोप दोनों ही तरह के बादल मंडरा रहे हैं। 11 फरवरी को यह एग्जाम हुआ था। अब आंतरिक जांच जो है वो चल रही है कि इसे विभागीय तौर पर देखा जाए कि आखिरकार हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का इतिहास कोई नया नहीं है, पुराना है। परीक्षा कोई भी हो, आरोप और जांच पड़ताल चयन प्रक्रिया का लगभग अब हिस्सा ही बन गए हैं। साल 2022 में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। नवंबर 2021 में यूपी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का एग्जाम, वो पेपर लीक हो गया था और बाद में वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। साल 2017 में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, साल 2018 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और 2018 में यूपीपीसीएल की परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते रद्द करना पड़ा था। ये तमाम हमने आंकड़ा आपको दिखा दिया जहां यूपी में पेपर लीक हुए। अब सबसे बड़ा पटियाला का सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक होते क्यों हैं? इसके जवाब आपको देता हूं मैं। देश में सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त मारामारी है। हर आदमी को लगता है एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। जो अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनकी तैयारी ठीक से नहीं होती है, वो भी ये चाहते हैं कि जैसे तैसे एक बार किसी भी कोशिश से सरकारी नौकरी मिल जाए। बस इसी बात का फायदा सॉल्वर गैंग उठाता है। साल 2019-20 में केंद्र की अलग अलग नौकरियों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन नौकरी मिली कितनों को? सिर्फ 1,47,000 को। तब एक नौकरी के लिए 121 दावेदार थे। समझ गए ना आप? अच्छा, अब 2020 और 21 की बात कर लेते हैं। 1,80,00,000 लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, अप्लाई किया। नौकरी मिली कितनों को? सिर्फ 78,000 को। साल 2021-22 में नौकरी के लिए आवेदन बढ़ गए, कितने हो गए? 1,86,00,000, लेकिन नौकरी कितनों को मिली? 38,000 को। सिर्फ इतनों को ही मिल पाई। 22 में एक सरकारी नौकरी पाने का अगर हम आंकड़ा देखें तो 481 दावेदार थे।
किसान आंदोलन पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि 29 फरवरी तक किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। 2 दिन की मोहलत आज खत्म हो गई थी। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि किसान अगला ऐलान क्या करेंगे, तो किसान नेताओं ने अगला ऐलान कर दिया है। किसानों ने आज कैंडल मार्च निकाला, कल फिर कैंडल मार्च निकाला जाएगा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कह दिया है कि हम अपने साथी किसान की मौत के बाद बेहद गमगीन हैं, लिहाजा कैंडल मार्च के अलावा दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया जाएगा। यह ऐलान किया है किसान नेताओं ने।